हेलो एवरीवन, डेली एडिटोरियल वोकैबुलरी क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस क्लासेस में हम रेगुलरली न्यूज़पेपर का कोई एक आर्टिकल लेते हैं और उसमें से 20 जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके बारे में जानते हैं और सीखते हैं। तो आज हमने जो आर्टिकल चूज़ किया है वो द हिंदू में 24/1/2026 को आया था, डिलिमिटेशन आफ्टर 2027 रीड्रॉइंग पावर इन इंडिया। तो चलिए इस आर्टिकल से जो टॉप 20 वर्ड्स हैं हम उनको सीखते हैं। सो द पहला वर्ड है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फिक्सिंग और रीड्राइंग बाउंड्रीज। मतलब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो वो किस हद तक जाकर आप करेंगे उसको समझाने के लिए आपको वर्ड यूज़ करते हैं डिलिमिटेशन। हिंदी में इसका मतलब होता है सीमा निर्धारण। डिलिमिटेशन के सिनोनिम में आपको मिल जाएगा डिमार्केशन करना या फिर डिवीजन करना। एंटोनिम है यूनिफिकेशन। एग्जाम्पल डिलिमिटेशन का होता है द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज विल रीशेप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बदल कर रख देगा। इसका क्या मतलब है? मतलब आप मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उनके लिए सीमा निर्धारण किया जा रहा है कि आप इस क्षेत्र तक ही काम कर सकते हैं। तो ये जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको बदल कर रख देगा। अगर आप मान लीजिए कोई एक क्षेत्र किसी एक नेता के अंडर आ रहा है और उसके बाद उनको सीमा निर्धारण करके उसका सीमा बदल दिया गया है, तो अभी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वहाँ का वो रीशेप हो जाएगा। नेक्स्ट डिलिमिटेशन डिसाइड्स इलेक्शन बाउंड्रीज। वही बात है, इलेक्शन में जो बाउंड्रीज है कि कौन से एमएलए के अंडर कौन सा जगह पड़ेगा, तो वो समझाने के लिए यहाँ पे डिलिमिटेशन वर्ड यूज़ किया गया है। अनदर है डिलिमिटेशन इज डन फॉर इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए भी डिलिमिटेशन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड इज़ रीड्राइंग। ओके, जो वर्ड है रीड्राइंग वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। रीड्राइंग का मतलब होता है ड्राइंग अगेन और ऑल्टरिंग बाउंड्रीज। तो इस जो आर्टिकल में इस रीड्राइंग को कहाँ यूज़ किया गया है? इस आर्टिकल में बोला गया है कि दिस आर्टिकल डिस्कसेस रीड्राइंग पावर इन इंडिया। कैसे देश का पावर को रीड्रॉ किया जा सकता है, पुनर्रेखांकन किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। जैसे रीड्राइंग को आप और भी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे द मैप नीड्स रीड्राइंग। जो मैप ऑफ इंडिया है शायद उसको रीड्रॉ करने की ज़रूरत है। रीड्रॉइंग बाउंड्रीज कैन चेंज पॉलिटिकल बैलेंस। जब आप बाउंड्रीज रीड्रॉ करेंगे तो पॉलिटिकल बैलेंस चेंज होगा। अदर सिनोनिम्स ऑफ रीड्रॉइंग आपको होगा रिवाइसिंग या फिर रिस्ट्रक्चरिंग। और अगर आपको रीड्रॉ का एंटोनिम जानना है तो रीड्रॉ मतलब पुनर्रेखांकन। तो अगर आप कुछ बदलना नहीं चाहते हैं तो एंटोनिम हो जाएगा मेंटेनिंग। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड जो है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड के पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है उसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करने के लिए बोला गया है। इसका हिंदी में मतलब होता है संवैधानिक। सिनोनिम है लीगल या फिर लॉफुल। कॉन्स्टिट्यूशन का एंटोनिम कोई भी चीज़ जो संविधान के विरुद्ध होगा उसको कहा जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एग्जाम्पल में डिलिमिटेशन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। जो अभी हमने पढ़ा था डिलिमिटेशन करना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक प्रोसेस है। एवरी कंट्री फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। सारे देश जो होते हैं वो उनके संविधान के रूल्स फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नीड अप्रूवल। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट का मतलब होता है जो चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं रूल्स में, वो अमेंडमेंट्स को अप्रूवल चाहिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी चेंज होगा उसके लिए अप्रूवल ज़रूरी है। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड इज़ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ स्पीकिंग और एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। मान लीजिए एक क्लास है और इस क्लास में मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 स्टूडेंट हैं। अब इस क्लास में हम जब एक मॉनिटर डिसाइड करते हैं तो वो क्लास का रिप्रेजेंटेशन होता है। वो क्लास का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो पूरे क्लास की तरफ से वो खुद को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे नेता होते हैं, ठीक है, उसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिनिबंध। और सिनोनिम है इसका पोर्ट्रेयल या फिर डेलीगेशन। एंटोनिम होता है एक्सक्लूशन। एग्जाम्पल के लिए पॉपुलेशन अफेक्ट्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। पॉपुलेशन जो होता है वो डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व कितने लोग करेंगे। मान लीजिए अगर मैं ऐसा मानूँ कि कोई एक पार्लियामेंट है जिसमें हर 100 लोगों के लिए एक प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है, तो जितना पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, अगर 200 पॉपुलेशन है तो प्रतिनिधि 2 होंगे, अगर 300 है तो 3 होंगे। तो पॉपुलेशन डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। फेयर रिप्रेजेंटेशन इज़ इंपॉर्टेंट। फेयर प्रतिनिधित्व होना एक ज़रूरी चीज़ है। रिप्रेजेंटेशन इंश्योर्स डेमोक्रेसी। जब हर व्यक्ति वर्ग से, हर जाति से जब रिप्रेजेंटेशन आता है, प्रतिनिधित्व आता है, तो ये इंश्योर करता है कि वो जगह, वो देश डेमोक्रेटिक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ शेयर्ड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फेडरलिज्म का मतलब ये है एक ऐसा देश जहाँ पे फेडरलिज्म माना जाता है, वहाँ पे सेंटर के पास भी पावर होंगे, वहाँ पे स्टेट्स के पास भी पावर होंगे। जो पावर है वो डिवाइडेड होगा सेंटर और स्टेट के पास।
इसके हिंदी में अनुवाद है संघवाद। इसके सिनोनिम है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सब कुछ सेंट्रल के पास नहीं है, कुछ हिस्सा स्टेट के पास भी है, वही है डिसेंट्रलाइजेशन। और इसका एंटोनिम होगा सेंट्रलाइजेशन, मतलब सब कुछ का अधिकार सिर्फ सेंट्रल के पास है, स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। इंडिया फॉलोज फेडरलिज्म। इंडिया में फेडरलिज्म को माना जाता है। फेडरलिज्म बैलेंसेस पावर। फेडरलिज्म से पावर बैलेंस होता है, स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास पावर रहता है। स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म स्ट्रेंथेन्स डेमोक्रेसी। फेडरलिज्म जितना अच्छा होगा, डेमोक्रेसी उतना स्ट्रेंथन होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सस्पेंडेड। ये थोड़ा इजी वर्ड है, हम सबको बताया सस्पेंडेड का मतलब होता है सस्पेंड कर देना, यानी प्रेजेंटली स्टॉप कर देना, टेम्परली स्टॉप कर देना, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं निलंबित। इसका सिनोनिम है हॉल्टेड या फिर पॉज्ड, का एंटोनिम होगा कंटिन्यूड। एग्जांपल की तरफ से जैसे डिलिमिटेशन वाज सस्पेंडेड फॉर डेकेड्स। डिलिमिटेशन जो था वो डेकेड की डेकेड तक हमारे यहाँ पे सस्पेंडेड था। द मीटिंग वाज सस्पेंडेड। मीटिंग जो चल रहा था वो कुछ देर के लिए बंद किया गया है या फिर टेम्परली उसको रद्द किया गया है, उसको बोलते हैं मीटिंग वाज सस्पेंडेड। द रूल रिमेन सस्पेंडेड। कोई रूल जो चालू किया गया था वो अभी बंद है, तो उसके लिए बोला गया द रूल रिमेन सस्पेंडेड। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है रीएलोकेशन और रीडिवीजन। मतलब मान लीजिए रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब, मान लीजिए कि एक क्लास में हर बच्चे के पास 3-3 करके चॉकलेट है, ठीक है, 3-3 करके चॉकलेट है। या फिर मान लीजिए तो किसी के पास 3 चॉकलेट है, किसी के पास 4, किसी के पास 5। फिर हमने क्या किया, ये सारे चॉकलेट्स को एक साथ ले लिए, ये लेके 4-5, ये सारे चॉकलेट्स को एक जगह ले लिया। उसके बाद इसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया हर बच्चे के पास, तो इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर रीएलोकेशन करना, पुनर्वितरण। इसको सिनोनिम में बोला जाएगा रीएलोकेशन या फिर रिडिविजन। एंटोनिम में आएगा कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल की तरफ हम देख सकते हैं सीड डिस्ट्रीब्यूशन में हैपन आफ्टर 2027। जो सीड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2027 के बाद फिर से हो सकता है। रिसोर्सेज नीड डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज जो है हमारे देश में उसको फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है कि कौन से सेक्टर को कौन सा जगह दिया जाएगा एज ए रिसोर्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर्स फेयरनेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो वो फेयरनेस की तरफ ही जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब होता है लैक ऑफ बैलेंस, असंतुलन। मतलब कोई चीज़ बैलेंस में चल रही है फिर अचानक से वो इम्बैलेंस हो गई या फिर वो लैक ऑफ बैलेंस हो गई, तो हम उसको बोलोगे इम्बैलेंस। या फिर डिस्पैरिटी या फिर इनइक्वालिटी बोलना, एंटोनिम हो जाएगा उसका बैलेंस। एग्जाम्पल पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएट्स इम्बैलेंस। जैसे मान लीजिए कि एक देश में जहाँ पे 100 लोगों का खाना बनता है, ठीक है, मान लीजिए एक स्कूल में 100 लोगों का खाना बनता है। अब क्या हुआ कि इस साल उस स्कूल में 100-150 बच्चे आ गए, पर गवर्नमेंट पहले जो पैसा दे दी थी 100 लोगों का, अभी 100 लोगों का ही पैसा दे रही है, तो अभी जो ये 50 लोग बड़े हैं इनके लिए ये जो खाना है वो इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया लैक ऑफ बैलेंस या फिर इम्बैलेंस। पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएट्स इम्बैलेंस। इम्बैलेंस इफेक्ट डेवलपमेंट्स। इकोनॉमिक इम्बैलेंस हार्म सोसाइटी। इकोनॉमी में अगर इम्बैलेंस आएगा तो वो सोसाइटी को हार्म करेगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंशियल। तो इसका मतलब होता है हैविंग इंपॉर्टेंट इफेक्ट। कोई भी आप काम करते हो और उससे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है तब ये वर्ड यूज़ होता है कॉन्सिक्वेंशियल। इसका हिंदी में मतलब होता है महत्वपूर्ण परिणाम वाला। सिनोनिम आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट, इम्पैक्टफुल, और एंटोनिम इनसिग्निफिकेंट। अब इसके 3 एग्जांपल दे देते हैं जो इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। द चेंज विल बी कॉन्सिक्वेंशियल। मतलब अगर कोई अब चेंज हो रहा है सोसाइटी में तो वो एक फ्यूचर में जाके बहुत महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है। एवरी डिसीजन हैज़ कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स। कोई भी डिसीजन जो आप ले रहे हो वो फर्दर फ्यूचर में जाके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उसका। कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसीज शेप द नेशंस। बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है वही नेशन को शेप करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब इन द करेक्ट रेशियो और बैलेंस, या फिर हिंदी में बोलते हैं तो आनुपातिक, रिलेटिवली। जो बोलते हैं ना कि जैसे मेरा जो मार्क्स है वो मेरे पढ़ाई के साथ प्रोपोर्शनल है, अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तो रिलेटिव या फिर बैलेंस। सॉरी, एंटोनिम्स का मतलब इसका एंटोनिम होगा डिसप्रोपोर्शनेट। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सीट्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। जितने पॉपुलेशन है उसके रेशियो के हिसाब से ही सीट होने चाहिए। इनकम मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू वर्क। जो इनकम है वो काम के साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर आप काम ज़्यादा करोगे तो इनकम भी ज़्यादा होना चाहिए। प्रोपोर्शनल ग्रोथ इज़ हेल्थी। अगर आप प्रोपोर्शनली ग्रो करोगे तो वो हेल्दी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि खाना हम बना रहे हैं 100 लोगों का और लोग हैं हमारे पास 100, तो अगर हम उस खाना हमारा 150 लोगों का बन रहा है और लोग हमारे 150, तो दोनों ही प्रोपोर्शनल बढ़ रहे हैं, तो अगर प्रोपोर्शनल ग्रोथ है तो वो हेल्दी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, उसका अपोजिट डिसप्रोपोर्शनलिटली इन एन अनइक्वल मैनर। असमान रूप से, अनइवनली बढ़ना कोई चीज़। मान लीजिए जैसे हमने भी बोला है कि एक देश का पॉपुलेशन है जो 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ के हिसाब से 100 करोड़ के हिसाब से खाना बढ़ रहा है 100 करोड़ का। अब मान लीजिए कि देश का पॉपुलेशन एक साल में बढ़ गया है 150 करोड़ हो गया, पर एक साल में खाना बढ़ा है बस 120 करोड़,
तो इसमें इम्बैलेंस तरीके से पॉपुलेशन बना है, अनइवन तरीके से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम स्टेट्स में बेनिफिट डिसप्रोपोर्शनेटली, कुछ स्टेट्स जो है वो डिसप्रोपोर्शनेटली से बेनिफिट मिल सकता है उनको। रिसोर्सेज वे डिस्ट्रीब्यूटेड डिसप्रोपोर्शनेटली, जो रिसोर्सेज हैं वो समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, जिसके कारण कुछ स्टेट को ज़्यादा मिला, कुछ स्टेट को कम मिला। डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ कॉजेज कन्फ्लिक्ट, अगर असमान रूप से ग्रोथ होगा तो उससे ही लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्निंग, शासन। हिंदी में जिसको शासन बोला जाता है, कैसे गवर्न किया जाता है उसको बोला जाता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का सिनोनिम होगा एडमिनिस्ट्रेशन और रूल, और इसका एंटोनिम है एनार्की। कुछ एग्जांपल, गुड गवर्नेंस इज एसेंशियल, अच्छा गवर्नेंस, अच्छा शासन होगा तो वही देश को आगे ले जाएगा। गवर्नेंस अफेक्ट्स डेवलपमेंट, गवर्नेंस अच्छा होगा तो डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। द ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस बिल्ड्स ट्रस्ट, अगर कोई गवर्नेंस जो शासन वो ट्रांसपेरेंट है तो वो लोगों के बीच में जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करता है। गोइंग टू द नेक्स्ट वर्ड, मैंडेटेड। मैंडेट का मतलब होता है ऑफिशियली ऑर्डर्ड। तो मैंडेट किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई रूल लागू किया है तो उसको मैंडेट कर देते हैं गवर्नमेंट, ताकि उसको सब फॉलो करे। तो इसका मतलब होता है ऑर्डर्ड या फिर रिक्वायर्ड। इसका एंटोनिम है ऑप्शनल। गवर्नमेंट ने कुछ बोला कि आप ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो वो है ऑप्शनल। अगर मैंडेट कर दे तो आपको मानना ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स डिलिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो डिलिमिटेशन को ही अनिवार्य करती है कि डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा। रूल्स आर मैंडेटेड बाय लॉ, रूल्स जो होते हैं वो पहले तो मैंडेट नहीं होता, बाद में जब वो लॉ हो जाता है तो वो मैंडेट हो जाता है, वो अनिवार्य हो जाता है, तो आपको मानना ही पड़ता है। मैंडेटेड एक्शन मस्ट बी फॉलोड, जो मैंडेटेड होता है, जो अनिवार्य किया जाता है, ऑफिशियली ऑर्डर किया जाता है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है फ्रीडम टू डिसाइड और जज अकॉर्डिंग टू वंस ओन अंडरस्टैंडिंग। इसमें फ्रीडम है डिसाइड करने का हर किसी के पास कि क्या करना है, ठीक है। हिंदी में इसको विवेकाधिकार कहा जाता है। जजमेंट, चॉइस और अथॉरिटी इसके सिनोनिम। एंटोनिम में आपको मिलेगा कंपल्शन और ऑब्लिगेशन। कंपल्शन और ऑब्लिगेशन, आपको डिसीजन का कोई अधिकार नहीं है, आपको जो बोला गया कि यूर कंपल्शन, ये आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना ही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर्टिकल मेंशन दैट कमीशन हैज़ डिस्क्रिशन इन फिक्सिंग बाउंड्रीज। आर्टिकल में ये बताया गया है कि कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो बाउंड्रीज फिक्स कर सकती है। इसके अलावा यूज डिस्क्रिशन वाइल मेकिंग डिसीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मस्ट बी यूज्ड केयरफुली। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी अधिकार लिया जाएगा वो केयरफुली करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है बर्गेनिंग। बर्गेनिंग का मतलब होता है निगोशिएट करना, सौदेबाजी करना। जैसे आप मार्केट में जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, तब निगोशिएशन करते हो, तो उस निगोशिएशन को आप बोल सकते हो बर्गेनिंग कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप निगोशिएशन नहीं करते, जो दुकानदार बोलते हैं वही मान लेते हो, तो हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्जाम्पल की तरफ से हम बोल सकते हैं स्टेट्स यूज बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग हेल्प्स रिच डील्स क्लोज करने के लिए बार्गेनिंग चाहिए होता है, ताकि आपका भी फायदा हो, जिस बंदे से आप खरीद लो उसके बाद उसका भी फायदा हो। पॉलिटिकल बार्गेनिंग इज कॉमन। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है इनफेक्टिव करना, टू मेक इनफेक्टिव, ठीक है। जैसे आपने आर्मीज़ के जब भी मूवीज़ देखते हो उसमें बोल देते हैं कि टारगेट न्यूट्रलाइज, मतलब जो टारगेट है वो अब तक एक्टिव था, अभी हमने गोली मार दी, गोली मार के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, वो इनफेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये होता है न्यूट्रलाइज। इसका सिनोनिम में काउंटर या फिर ऑफसेट करना, और एंटोनिम में स्ट्रेंथन करना। इनफेक्टिव की जगह उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना देना, स्ट्रेंथन करना। एग्जाम्पल, पॉलिसीज एम टू न्यूट्रलाइज इम्बैलेंस। पॉलिसीज एम करती है जो इम्बैलेंस हो रहा है ना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। द मेडिसिन न्यूट्रलाइज द पॉइजन, जो पॉइजन है उसको न्यूट्रलाइज करता है मेडिसिन, मतलब इनफेक्टिव करता है पॉइजन को। न्यूट्रलाइजिंग रिस्क इज इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज फेस्ड। फेस्ड का मतलब होता है डन इन स्टेजेस। फेज मतलब एक एक फेज करके, मतलब फेज 1 फेज 2, सो डन इन स्टेजेस होता है फेस्ड, ओके। इसका सिनोनिम है ग्रेजुअल, और अगर एंटोनिम बोलो जो फेज्ड है उसको फेज ना करके अगर हम अचानक से कर दे सडन, तो हो जाएगा उसका एंटोनिम। एग्जाम्पल्स ऑफ फेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी फेज, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने पहले की थी वो फेज्ड होगा, फेज 1 में, फेज 2, फेज 3 ऐसे किया जाएगा। द प्रोजेक्ट वाज फेज्ड, प्रोजेक्ट जो दिया गया है उस प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, टुकड़ों में भाग किया जाएगा और उसी फेजेस में किया जाएगा। फेज इंप्लीमेंटेशन रिड्यूस शॉक, अगर कोई भी चीज़ नया लागू होने वाला है और उसको फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन होगा तो उसके जो आउटकम्स हैं उसको हम काउंटर कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक नया लॉ है, देखेंगे कि अब नया लॉ उसको पायलट फेज में इम्प्लीमेंट किया जाता है कुछ स्टेट्स में, उसके बाद उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो पायलट फेज़ में होता है तब पता चलता है कि उसके अगर कोई नेगेटिव फीडबैक्स हैं तो वो क्या है और उसको फिर मॉडिफाई किया जा सके। सो दिस इज फेस्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, मतलब सहमति। मान लीजिए 10 लोग मिलकर मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में कोई एक डिसीजन हुआ है और 10 लोग उसमें कंसेंसस दे रहे हैं, एग्रीमेंट दे रहे हैं कि हाँ ठीक है हम भी मान रहे हैं, तो इसका बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट या फिर कंसेंसस। सिनोनिम है इसका एग्रीमेंट या फिर यूनिटी, और एंटोनिम होगा डिसएग्रीमेंट। एग्जाम्पल की तरफ, पॉलिटिकल कंसेंसस इज रिक्वायर्ड, कंसेंसस अवॉइड्स इन कॉन्फ्लिक्ट। कंसेंसस जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है, अगर सब लोग सहमत है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। डिसीजन नीड्स कंसेंसस, कोई भी डिसीजन लिया जाए तो सब लोगों की सहमति जरूरी होती है, इसलिए डिसीजन नीड्स कंसेंसस। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लियर रहना, मतलब जो बात मैं कह रहा हूँ और जो आप सुन रहे हैं, अगर दोनों में ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो ही दोनों की तरफ से क्लियरिटी रहेगी। मान लीजिए दो
दो कंपनी अपने दोनों दो कंपनी डील कर रही है अपने बीच, तो उनके कुछ टर्म्स ऑफ कंपनी ए है कंपनी बी है, तो कंपनी ए के कुछ टर्म्स होंगे, कंपनी बी के कुछ टर्म्स होंगे। सो दे नीड टू बी क्लियर, इनके टर्म्स इनको क्लियर होने चाहिए, इनके टर्म्स इनको क्लियर होने चाहिए। जब ये दोनों टर्म्स पूरे क्लियर होंगे दोनों के बीच, तब ये ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद वो डील फाइनल हो सकती है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम में ओपननेस या फिर क्लैरिटी, एंटोनिम होगा सीक्रेसी। अगर कोई टर्म्स हम लोग छुपा के रखते हैं जो बाद में यूज़ किया जाएगा उनको उठाने के लिए, तो दैट इज सीक्रेसी। ओके, एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट, द प्रोसेस नीड्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव्स गवर्नेंस। कोई भी देश में अगर ट्रांसपेरेंसी है तो वहाँ पे गवर्नेंस ईजी हो जाता है। द लास्ट वर्ड, इट इज़ अ फेडरल स्पिरिट। फेडरल स्पिरिट का मतलब होता है सेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघीय भावना। फेडरल स्पिरिट का मतलब जो हमने पढ़ा था फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की तरह ही फेडरल स्पिरिट का मतलब होता है यूनिटी एंड कोऑपरेशन, जिसमें हर कोई यूनिटी के साथ काम करता है देश के लिए। ओके, अगर मान लीजिए कि फेडरल स्पिरिट नहीं है तो उसका ऑपोजिट होगा रीजनलिज्म। वो एज ए यूनिट काम नहीं करते हैं, पूरा देश एज यूनिट अपने अपने रीजन वाइज वो लोग डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो हो जाएगा रीजनलिज्म। अगर पॉइंट ऑफ व्यू देश के हित में सब मिलकर रखते हैं तब उसको बोला जाएगा फेडरल स्पिरिट। ओके, एग्जाम्पल, डिलिमिटेशन में इफेक्ट द फेडरल स्पिरिट। जो डिलिमिटेशन की बात हो रही है वो फेडरल स्पिरिट को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैंने बोला था कि डिलिमिटेशन के बाद क्या होगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा, तो जिसको ज़्यादा मिलेगा वो खुश होगा, जिसको कम मिलेगा वो अपोज करेगा। फेडरल स्पिरिट कीप्स इंडिया यूनाइटेड। जो फेडरल स्पिरिट है वो इंडिया को यूनाइट रखती है। पॉलिसीज मस्ट रिस्पेक्ट फेडरल स्पिरिट। पॉलिसी जो बनाई जाती हैं उनको फेडरल स्पिरिट को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, सो गाइस थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना,